सड़कों पर बिखरे बालों और मुड़े टुड़े कपड़ों के साथ जब अद्रिका पैदल चलती हुई अपने पीजी तक पहुंची, तो रास्ते से गुजरने वाला हर एक इंसान पलट पलट कर उसे देखने लगा। उन लोगों के लिए वो कोई अजीबोगरीब अजूबा थी। कल तक तो वो सिर्फ अपनी हरकतों से झल्ली और पागल लगती थी, लेकिन आज तो वो अपने इस हुलिये से सच में किसी पागल खाने से भागी हुई लड़की लग रही थी। उसने अपने पीजी का दरवाजा खोला, अंदर गई और सीधे जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने आईने में अपने उस खस्ता हाल अक्ष को देखा, अपनी सूजी हुई लाल आंखों को देखा और फिर अचानक वो जोर जोर से पागलों की तरह ठहाके लगाकर हंसने लगी। देखो मुझे, मैं अब सच में किसी खूंखार चुड़ैल से कम नहीं दिख रही हूँ। उसने हंसते हुए अपनी रिफ्लेक्शन को देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी वो हंसी एक बहुत ही डार्क और खतरनाक मुस्कान में बदल गई। उसने अपना चेहरा आईने के बिल्कुल करीब किया और धीरे से फुसफुसाई, अब देखना मिस्टर रुद्राक्ष सिंह रानावत, तुमने बहुत ही गलत लड़की से पंगा ले लिया है। तुमने मेरी जिद को कमजोर समझने की जो गलती की है, वो तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है। अब जब तुमने इस आग में हाथ डाल ही दिया है, तो अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, रनावत एंटरप्राइजेस ऑफिस की हवा में आज भी एक अजीब सी बेचैनी और फुसफुसाहट थी। सबकी नजरें उस नई इंटर्न पर गई हुई थी, जो 2 दिन पहले अरेस्ट होकर जेल की हवा खा रही थी और आज सुबह सुबह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसी कंपनी में ड्यूटी देने हाजिर हो गई है। रिसेप्शन पर बैठी आयशा ने अपनी कलीग को कोहनी मारते हुए फुसफुसाकर कहा, अरे वो देखो, ये तो वही लड़की है ना जो 2 दिन पहले पुलिस लॉकअप में बंद थी। क्या सच में ये वही है? यार, इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं आती क्या? इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद भी मुंह उठाकर ऑफिस आ गई। उन दोनों की ये बकवास अद्रिका के कानों तक पहुंच गई। अद्रिका रुकी, उसने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा। चेहरे पर एक बेहद शार्प और कॉन्फिडेंट मुस्कान आई और उनकी टेबल के पास जाकर कड़क आवाज में बोली, शर्म? शर्म तो इंसान को तब आनी चाहिए मैडम, जब उसने कुछ गलत किया हो या किसी का हक मारा हो। मैंने तो बस अपने हक के लिए आवाज उठाई थी। और रही बात बेइज्जती की, तो बेइज्जती तो उन लोगों की होती है जिन्हें सोसाइटी के झूठे रुतबे का शौक हो। मेरे तो सिर्फ जिद है, और वो बहुत महंगी है। ये करारा जवाब सुनकर उन दोनों रिसेप्शनिस्ट की बोलती ही वहीं बंद हो गई। अद्रिका अपना बैग संभालते हुए सीधी अंदर लॉबी की तरफ बढ़ गई, लेकिन तभी उसके कदम अपनी जगह पर ही जम गए। सामने से वही खौफनाक और पावरफुल इंसान चला आ रहा था, जिसने उसकी 2 रातें उस सीलर भरी काल कोठरी में छीन ली थी। रुद्राक्ष सिंह रानावत, डार्क 3 पीस सूट, वही बर्फ जैसी ठंडी चाल और आंखों में मौत का खौफ। वो भी अपनी जगह पर ठहर गया। दोनों की नजरें बीच लॉबी में एक दूसरे से टकराई। आसपास का पूरा ऑफिस जैसे फ्रीज हो गया। एक तरफ रुद्राक्ष की वो खून जमा देने वाली ठंडी खामोशी थी, तो दूसरी तरफ अद्रिका की लाल आंखों में सुलगता हुआ इंतकाम और जिद का तूफान। रुद्राक्ष को अपनी ही कंपनी में इस आफत को देखकर ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोरदार झटका दिया हो। उसने अपने कदम अद्रिका की तरफ बढ़ाए। उसने बिल्कुल करीब आकर उसने अपने दांत पीसते हुए बिल्कुल धीमी और खतरनाक आवाज में कहा, तुम फिर आ गई। इतना बड़ा सबक मिलने के बाद भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई, और तुम मेरे इस ऑफिस के अंदर क्या कर रही हो? अद्रिका ने बिना 1 इंच पीछे हटे अपना सिर उठाया। उसने सीधा रुद्राक्ष की उन खौफनाक आंखों में अपनी नजरें गाड़ी, एक बेहद कातिलाना और ढीठ मुस्कान दी और जवाब दिया, मैं कब गई थी मिस्टर रानावत? मैं तो हमेशा से यही थी। और रही बात ऑफिस की, तो अब आदत डाल लीजिए रोज मेरी ये शक्ल देखने की, क्योंकि अब मैं आपकी इस कंपनी की नई एम्प्लॉय हूँ। लॉबी का वो विशाल कमरा कुछ पलों के लिए बिल्कुल शमशान की तरह खामोश हो गया। वहां सिर्फ उन दोनों की तेज धड़कनें और भारी सांसें ही महसूस की जा सकती थी। इस वक्त सिर्फ टकरा नहीं रही थी, बल्कि जैसे एक दूसरे की रूह और दिल के सबसे गहरे अंधेरे में उतर रही थी। ये एक बहुत ही डार्क दुश्मनी थी, पर कहीं ना कहीं उसी जहरीली नफरत में कुछ ऐसा अनजाना सा कशिश था
जो उन दोनों को एक बहुत ही खतरनाक धागे से जोड़ रहा था। अब ये जंग सिर्फ एक तरफा जिद या पागलपन की नहीं रह गई थी। अब ये उन दोनों के बीच की एक बहुत ही इंटेंस और खौफनाक कहानी बन चुकी थी। सुबह की ठंडी हवा में अभी सूरज ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन रनावट एंटरप्राइज की बिल्डिंग के अंदर हर चीज ऐसे चल रही थी जैसे यहाँ रात कभी हुई ही ना हो। लाइट्स चमक रही थी, लोग भाग दौड़ में लगे थे और उस कंपनी में वो दोनों फिर आमने सामने खड़े थे, जो और कोई नहीं बल्कि रुद्राक्ष राणावत और उसके सामने अद्रिका खड़ी थी। वह दोनों एक दूसरे को ना जाने क्यों गुस्से भरी नजरों से खा जाने को तैयार थे। वो पल ऐसा था जैसे दो आग के गोले टकराने वाले हो और वह इसी वक्त पूरी दुनिया को खत्म कर देना चाहते हो। फिर उन दोनों की आंखें मिली और कमरे की हवा अचानक से भारी हो गई। अद्रिका ने अपने हाथों को सीने पर बांधते हुए हल्की मुस्कान दी, वही मासूम पर तंज से भरी मुस्कान जो किसी के भी खून को खौला सकती थी। और रुद्राक्ष का खून तो वैसे ही खौल रहा था। वह स्माइल करते हुए बोली, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। सुना था कि आप बहुत स्ट्रिक्ट है और आपको तो किसी से डर ही नहीं लगता, बल्कि दुनिया को आपसे डर लगता है। लेकिन लगता है आपके बारे में की बातें फैलाई गई है कि सब झूठी है, बल्कि सच तो ये है कि आपको भी डर लगता है। और ये बोलकर वह फिर से उसे चिढ़ाने वाली स्माइल पास करने लगी। रुद्राक्ष की निगाहें उस पर जमी रही। उसने एक पल को भी अपनी निगाहें उसके ऊपर से नहीं हटाई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर वो अपने असिस्टेंट आरव की तरफ मुड़ा और तेज से चिल्लाते हुए बोला, इसे बाहर निकालो। उसने ठंडे स्वर में कहा, अभी के अभी यह लड़की मेरी आंखों के सामने दिखाई ना दे। उसकी आवाज सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। वहीं अद्रिका ने बिना पलक झपकाए उसकी ओर देख रही थी और वह उसके चिल्लाने के बाद भी वह बिल्कुल नहीं डरी और फिर से अपनी वही पहले वाली स्माइल बरकरार रखते हुए आगे बोली, क्यों मिस्टर, आप ऐसे अपने असिस्टेंट से क्यों बोल रहे हैं? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने आपको गुड मॉर्निंग बोल दी थी, या इसलिए कि मैं आपकी ऑर्डर के खिलाफ सांसें ले रही हूँ, या फिर इसलिए कि मैं अपने पैरों पर सही सलामत आपके सामने खड़ी हूँ? क्या कहीं इसलिए तो नहीं कि मुझे आपसे डर नहीं लग रहा? वो एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आवाज अब धीमी और तेज दोनों थी। या फिर इसलिए कि आप एक लड़की से डरते हैं मिस्टर रुद्राक्ष राणावत? ये बोलकर वह उसकी आंखों में घूरने लगी। पूरा जगह जैसे फ्रीज हो गया। आरव की उंगलियां लैपटॉप पर अटक गई। बाकी स्टाफ की नजरें नीचे झुक गई। किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि आज तक कि वो रुद्राक्ष से इस टोन में बात करे, लेकिन एक ये लड़की थी जो बिना डरे उसे इस टोन से बात कर रही थी। ये सोचकर पूरा स्टाफ हैरान था कि आखिर इस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत आई तो आई कहां से। जिस इंसान की शक्ल देखकर अच्छे अच्छे कांप जाते हैं, ये लड़की उसकी आंखों में आंखें डालकर ये बोल रही है कि वह इंसान इससे डरता है। सच में ये लड़की तो बहुत ज्यादा अजीब है। वो पल था जब कमरे की हर हवा जैसे सुलगने लगी थी। रुद्राक्ष की आंखें अब धीमी धीमी उठी, सीधी उसकी आंखों में जा मिली। डर? उसकी आवाज डरावनी और भारी थी और वह आगे बोला, मैं डरता नहीं अद्विका, मैं बस बेकार चीजों पर वक्त बर्बाद नहीं करता और मेरे लिए तुम सिर्फ एक बेकार चीज हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम गलतफहमी पाल रही हो कि मैं तुमसे डरूंगा क्योंकि मैं तुम जैसे को मसल कर रख देता हूँ। तुम जैसी मामूली लड़की से डरूंगा, अजीब है ना? ये बोलकर वह स्माइल करने लगा। ओह, तो मैं बेकार हूँ? अद्रिका ने बोहे चढ़ाई और उसके चारों तरफ घूमते हुए बोली, इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी तक मुझे बाहर नहीं रोक पाई। मे बी आपसे ज्यादा बेकार तो आपकी प्लानिंग है, और जो आपकी सिक्योरिटी है ना, सच कहूँ तो वह तो बिल्कुल बेकार है। उसे तुम्हें अपनी तरफ से 10 में से -10 मार्क्स दूंगी। ये बोलकर वह तिरछा मुस्कुराने लगी। उसकी बात खत्म हुई थी कि रुद्राक्ष के चेहरे की नसें तन गई। रुद्राक्ष को इतने गुस्से में देखकर आरव ने डरते हुए कहा, सर, आई थिंक शी शट अप आरव। रुद्राक्ष ने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में कहा। वो एक कदम और आगे बढ़ा। दोनों के बीच की दूरी अब कुछ इंच की रह गई थी। तुम्हें लगता है तुम स्मार्ट हो? उसने फुसफुसाया। तो याद रखना, मैं वो इंसान हूँ जो किसी को खेलने नहीं देता। मैं रूल्स बनाता हूँ
और अपने साथ खेलने वाले को बर्बाद कर देता हूँ। कहीं तो बर्बाद हो जाओगी। मत खेलो ये खेल, वरना पछतावे के सिवा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं बचेगा। तुम्हें अब तक मैं एक लड़की समझकर बहुत मौके दे चुका। बेहतर होगा मेरे रास्ते में आना बंद करो, वरना तुम्हें अपने दुश्मन की तरह देखना शुरू कर दूंगा मैं। और मैं वो लड़की हूँ, अद्रिका ने धीमे पर सधे शब्द में कहा, जो रूल्स तोड़ती है। आप जरूर खिलाड़ी होंगे आज तक, लेकिन आप याद रखना, हर खिलाड़ी का एक बाप होता है जो उसे खिलाड़ी को मात देता है। हो सकता है आज तक आपने जितने भी खेल खेले हो आप सब जीते हो, लेकिन अब हारने की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके हारने का टाइम आ चुका है। ये बोलकर वह खुलेआम रुद्राक्ष को चेतावनी दे रही थी, जिसे रुद्राक्ष अच्छी तरह से समझ रहा था। रुद्राक्ष को अब ये लड़की बिल्कुल आम नहीं लग रही थी। इसकी आंखों में जलती आग मामूली नहीं लग रही थी। उनके बीच बस एक सांस का फासला था, पर वो फासला इतना भारी था कि पूरी बिल्डिंग की ऑक्सीजन खत्म हो जाए। फिर वो अचानक हंसी। वैसे सर, आपको गुस्सा बहुत सूट करता है। बाय द वे, मेरी बातों को इतना भी सीरियसली मत लीजिएगा, मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो जानते हैं मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपसे थोड़ी ही गुस्सा हूँ कि आपने मुझे जबरदस्ती 2 दिन तक जेल में बंद रखा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल, आपको अपने फैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रुद्राक्ष बिना कुछ बोले पीछे हटा। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो सिर्फ गुस्सा नहीं था, इरिटेशन, क्यूरियोसिटी और थोड़ी सी अजीब बेचैनी। रुद्राक्ष अब इस लड़की को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। कभी तो ये लड़की पागल जैसी हरकत करती थी और कभी ये लड़की अजीब सी टोन में बात करती थी जो उसे बहुत ज्यादा सेंसिटिव लगती थी। तभी वह गुस्से में बोला, आरव, शी इज फायर। उसने मुड़ते हुए कहा, सर, आई सेड गेट हर आउट। लेकिन अद्रिका वहीं खड़ी रही। उसके होठों पर वही मुस्कान टिके रही, जिद्दी, निडर और थोड़ी सी पागलपन भरी। वह इतनी आसानी से तो यहाँ से जाने वाली नहीं थी। यह तो उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। आखिर उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की थी। वह अपनी मेहनत पर पानी तो नहीं फिरने दे सकती थी। फायर कर दीजिए, उसने कहा, लेकिन एक बात याद रखिए, मैं जिस मिशन पर हूँ वहां से निकलने का ऑप्शन किसी को नहीं मिलता। और हाँ, आप मुझे इतनी आसानी से इस ऑफिस से नहीं निकाल सकते। आज तो जा रही हूँ, लेकिन कल फिर आऊंगी। उसका ये वाक्य रुद्राक्ष के कानों में जैसे कोई गूंज छोड़ गया। मिशन? उसने माथे पर हल्की शिकन डाली, पर कुछ बोला नहीं। वह अपनी कोट की जेब में हाथ डाला और बाहर चला गया, अपने ईगो और उस लड़की की हंसी के बीच फंसा हुआ। दूसरी तरफ शहर के अंधेरे में, रात के किसी कोने में, शहर के बाहर एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर कोई और खेल चल रहा था। हमारे पास टाइम बहुत कम है, एक आदमी की भारी आवाज गूंजी। रनावत को खत्म करना ही होगा, तभी रास्ता साफ होगा। वो आदमी वीर भंडारी, रुद्राक्ष का सबसे बड़ा दुश्मन था। एक बिजनेस टाइकून जो रानावत का नाम मिटाने के लिए दिन रात साजिशें कर रहा था। उसकी आंखों में नफरत की आग थी और टेबल पर रखी रुद्राक्ष की फोटो को उसने जलती हुई सिगरेट से जला दिया। रुद्राक्ष रानावत, यू थिंक यू कैन रूल दिस सिटी फॉर एवर? लेट्स सी हाउ लॉन्ग योर एम्पायर लास्ट। अगले दिन ऑफिस का माहौल कुछ और था। अद्रिका डेस्क पर थी, हेडफोन्स लगाए हुए, स्ट्रेच की और डाटा फाइल्स के बीच कुछ लिख रही थी। जब उसने ऊपर देखा, सामने वही आदमी खड़ा था, रुद्राक्ष रानावत। तुम आज फिर मुंह उठाकर यहाँ चली आई? उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा हैरानी थी। अद्रिका ने पेन घुमाते हुए कहा, आप तो को कल मैंने कहा था ना कि आप मुझे फायर करने को बोलो या मत बोलो, मैं आ जा रही हूँ, लेकिन कल फिर वापस आऊंगी। और देखिए, मैं आ गई वापस। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? उसने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक ऐसे आदमी से जो सोचता है कि दुनिया उसकी उंगलियों पर घूमती है। वो उठी, उसकी और बढ़ी और टेबल पर झुककर बोली, लेकिन रियलिटी चेक मिस्टर रानावत, कुछ चीजें आपके कंट्रोल से बाहर है, लाइक मी। कमरे में फिर वही खामोशी छा गई। बाहर से सूरज की रोशनी कांच से फिसलते हुए अंदर आई। उसके चेहरों पर गिरती हुई और उस रोशनी में वो दोनों जैसे दो दुनिया थे जो एक दूसरे से टकराने ही वाली थी। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में गहराई तक देखा। उसमें कुछ था, एक रहस्य जो खिंच रहा था।
तुम आखिर चाहती क्या हो? उसने धीरे से पूछा। अद्रिका ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, बस एक मौका साबित करने का कि मैं जितनी दिखती हूँ उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हूँ। रुद्राक्ष हल्का सा हंसा। तुम नहीं जानती अद्रिका, मैं खेल नहीं हारता। तो खेल शुरू कर दीजिए, उसने कहा, क्योंकि मैं रुकने नहीं वाली। रुद्राक्ष, आखिर तुम मेरे साथ कौन सा खेल खेलना चाहती हो जो इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो? अद्रिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं आप खुद को साबित करना चाहती हूँ। शायद आपने मेरे इस सेंटेंस को गलत तरीके से ले लिया। आखिर इसका मतलब तो यह था कि मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि मैं इस कंपनी के लिए बेस्ट एम्प्लॉय हो सकती हूँ। और ये बात तो आप भी जानते हैं कि मैंने इस कंपनी में जॉब अपने काबिलियत के दम पर पाई है, किसी शोर्स के दम पर नहीं। आप मुझे इतनी आसानी से फायर करने को नहीं बोल सकते। बस मैं इतना चाहती हूँ कि आप मुझे यहाँ आराम से काम करने दें। रुद्राक्ष उसकी बात सुनकर बिना कुछ जवाब दिए गुस्से में उसे घूरते हुए वहां से चला गया और उसका जाता देख अद्रिका मुस्कुराते हुए वापस से अपना काम करने लगी। रुद्राक्ष का प्राइवेट ऑफिस आरव अंदर आया। चेहरे पर टेंशन साफ थी। सर, प्रॉब्लम है। आपके पुराने एनिमी वीर भंडारी के कुछ लोग फिर से शहर में दिखे हैं। उनमें बहुत चिंता से रुद्राक्ष से यह बात कही। रुद्राक्ष ने विस्की का ग्लास रखा, कहा, साउथ डॉकयार्ड। और सर, वो लड़की अद्रिका, उसने वहां लेट नाइट किसी से मिलना किया था। क्या? उसने सिर उठाया। कंफर्म? कैमरा फुटेज में बस सिलहाउटेड दिखी है, पर मूव वही है, सेम बॉडी लैंग्वेज। रुद्राक्ष की सांसें थोड़ी भारी हुई। वो खिड़की के पास गया और बोला, अगर वो मेरे एनिमी के साथ मिली है तो या तो वो फूल है या एजेंट। उसके बारे में पूरा पता करो कि क्या सच में वही लड़की थी या कोई और था। रुद्राक्ष तब से बहुत परेशान था। तब से उसको आरव ने बताया था कि अद्रिका को उस फैक्ट्री के पास देखा गया है जहां वीर भंडारी था। आज उसको समझ नहीं आ रही थी कि ये लड़की, उसको कुछ भी करके पता लगाना था कि आखिर ये लड़की की हकीकत है क्या। क्योंकि अगर ये लड़की सच में उसके दुश्मनों में से हुई तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। और अगर ये आम लड़की हुई तो भी इसको उसे अपने से दूर करना होगा, क्योंकि इस लड़की ने उसका दिमाग का कचरा कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ अद्रिका के कमरे में रात के सन्नाटे में अद्रिका अपने मिरर के सामने बैठी थी, बाल खुले, चेहरे पर छोटे छोटे कट्स, शायद जानबूझकर लगाए हुए। वो हल्के से हंसी। यू वॉन्ट टू प्ले विथ मी रुद्राक्ष रानावत, लेट्स सी हाउ लॉन्ग यू सर्वाइव। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, टारगेट क्लोजर देन एक्सपेक्टेड बट इमोशंस डेंजरस। एक आंसू उसकी आंख से गिरा। फिर उसने उसे पोंछ दिया और बोली, अद्रिका, डजंट क्राई। इधर रुद्राक्ष अपने नए विला की बालकनी पर खड़ा था। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और नीचे पूरे शहर की बत्तियां किसी बिछी हुई चादर की तरह टिमटिमा रही थी। लेकिन उस खूबसूरत नजारे के बीच भी उसके खौफनाक दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था, वो पागल लड़की जिसने उसके बनाए हुए सारे उसूल, सारे नियम तोड़कर उसकी उस डार्क दुनिया के अंदर कदम रख दिया था। और दूसरी तरफ इस खौफनाक दुनिया से दूर वही लड़की अपनी पीजी की छत पर बैठी खुले आसमान को घूर रही थी। उसकी आंखों में वही जिद्दीपन और एक अजीब सा पागलपन झलक रहा था। रात गहरी होती जा रही थी, सन्नाटा बढ़ रहा था और ये दोनों इंसान मिलो दूर होकर भी एक दूसरे को ही सोच में पूरी तरह से डूबे हुए थे। अगली सुबह सुबह की धूप अभी हल्की ही मुस्कुरा ही रही थी तभी, लेकिन रनावत एंटरप्राइज के विशाल हेडक्वार्टर में काम अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुका था। कंप्यूटर की स्क्रीन पर डेटा फाइल्स ब्लिंक कर रही थी। असिस्टेंट्स अपने कैबिन में फोन स्टेटस अटेंड कर रहे थे और ताज़ा ब्लैक कॉफी की कड़क महक पूरे फ्लोर की हवा में घुली हुई थी। अपनी डेस्क के पास अद्रिका अपने उसी यूजुअल कॉन्फिडेंस पोस्चर में बैठी थी। उसने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे और कुछ फाइल्स, स्केचेक और रिपोर्ट्स के बीच पेन से कुछ नोट्स लिख रही थी। तभी वहां रुद्राक्ष की एंट्री हुई। उसकी चील जैसी तेज नजरें आज जैसे कुछ तलाश रही थी और हकीकत में वो तलाश रहा था
उस लड़की को जिसकी हर एक हरकत उसे बुरी तरह इरिटेट और कंप्यूटर दोनों कर रही थी। रुद्राक्ष ने आज मन बना लिया था कि वो इस लड़की पर और इसकी एक एक हरकत पर चील की तरह नजर रखने वाला है। वो किसी भी कीमत पर जानना चाहता था कि आखिर इस लड़की की हकीकत क्या है। क्या ये किसी दुश्मन का भेजा हुआ कोई मोहरा है या सच में कोई सिरफिरी पागल फैन। पर वो इस शातिर लड़की को अपने इस शक की भनक भी नहीं लगने देना चाहता था। उसने तय कर लिया था कि जब तक सच सामने नहीं आ जाता वो इसे अपनी आंखों के सामने ही रखेगा। रुद्राक्ष धीरे से चलते हुए उसकी डेस्क के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ अपने पैंट की जेब में डाले और उसे घूरते हुए शांत आवाज में पूछा, तो इतनी जिल्लत सहने के बाद तुम आज फिर मुंह उठाकर यहाँ आ गई। आज उसकी आवाज में वो खौफनाक गुस्सा नहीं था जो हमेशा होता था, बल्कि उसकी आंखों में एक बहुत ही गहरा और डार्क शक साफ नजर आ रहा था। अद्रिका ने अपनी उंगलियों के बीच बड़ी चालाकी से अपना पेन घुमाया। उसने अपनी पलकी उठाकर रुद्राक्ष की आंखों में देखा और एक बेहद कॉन्फिडेंस और ढीठ मुस्कान के साथ कहा, सर मैंने आपसे कहा था ना कि मैं रोज बाउंस बैक करके वापस आ जाऊंगी, तो देखिए मैं आ गई। और वैसे भी मिस्टर रनावत, मैंने आपसे सिर्फ एक चांस मांगा था खुद को साबित करने का कि मैं आपके इस इतने बड़े एम्पायर के काबिल हूँ या नहीं। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि भले ही मैं आपकी कितनी भी बड़ी फैन क्यों ना हो, लेकिन जब बात काम की आती है तो मैं इस पूरी कंपनी में सबसे ज्यादा प्रोफेशनल हूँ। ये डायलॉग बोलकर वो पूरे घमंड और एटीट्यूड के साथ रुद्राक्ष की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों की वो चमक रुद्राक्ष की से चीख चीख कर कह रही थी कि चाहे तुम मुझे निकालने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाली। मैं जो मकसद लेकर यहाँ आई हूँ उसे पूरा करके ही यहाँ से जाऊंगी। रुद्राक्ष ने उसकी ये बेबाक बात सुनी। वो बिना कुछ बोले धीरे धीरे कदमों से उसकी डेस्क के चारों तरफ एक शिकारी की तरह घूमने लगा। उस वक्त रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम मिक्स थे, इरिटेशन और एक अजीब सी हैरानी और एक बहुत ही गहरा कंफ्यूजन। वो चलते चलते ठीक अद्रिका के पीछे आकर रुका। उसने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया और बिल्कुल धीमी फुसफुसाहट हुई खतरनाक आवाज में, तुम जानती हो लड़की कि तुम कभी कभी सीरियसली बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो सकती हो। तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस किसी दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। अद्रिका जरा भी नहीं घबराई। उसने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे ही पीछे की तरफ अपनी गर्दन घुमाई, रुद्राक्ष की तरफ एक बहुत ही प्यारी सी आंख मारी और पूरे नखरे के साथ बोली, सर कोई इंसान इरिटेटिंग और क्यूट दोनों भी तो हो सकता है ना, और वैसे भी इन दोनों चीजों का ऐसा किलर कॉम्बो इस दुनिया में बहुत रेयर होता है। आपको पता है, आपको तो खुद को लकी मानना चाहिए कि आपकी कंपनी में हो। ये बेखौफ जवाब सुनते ही रुद्राक्ष की आंखों में एक अजीब सा स्पार्क फ्लिकर हुआ। एक पल के लिए वो कुछ बोलने वाला था, लेकिन फिर उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और कुछ नहीं कहा। वो बस अपने कोट की जेब में हाथ डाले ऑफिस के कॉर्नर में खड़े होकर कुछ देर तक अपनी उन गहरी और ठंडी आंखों से अद्रिका को घूरता रहा, जैसे वो उसकी आंखों के पीछे का सच पढ़ना चाहता हो। फिर बिना एक भी शब्द बोले वो पलटकर अपने डार्क कैबिन की तरफ चला गया। उस वहां से जाता देख अद्रिका ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसने अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा और खुद से ही शातिर अंदाज में फुसफुसाई, लगता है तुम बहुत बुरी तरह कंफ्यूज हो मिस्टर अकड़ू, और तुम्हारी आंखों में इस कंफ्यूजन को देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और ये बोलकर वो एक डार्क स्माइल करने लगी और फिर से पूरी तरह से अपने काम पर लग गई। उस दिन का पूरा काम खत्म करके वो बिना कोई और हंगामा किए शांति से ऑफिस से वापस अपने घर आ गई। दूसरी तरफ किसी अजनबी जगह पर किसी के फोन की स्क्रीन पर एक अनक्रिप्टेड नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। उस इंसान ने तुरंत उस मैसेज को खोला जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, 48 घंटे, टारगेट को 48 घंटों के अंदर दबोचना होगा, वरना वो हमारे पूरे ऑपरेशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। ये खौफनाक मैसेज पढ़ने के बाद भी उस इंसान के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। उसने एक बहुत ही ठंडी, शातिर और मिस्टीरियस स्माइल दी। उसने फोन वापस जेब में रखा और अपनी मेज पड़ी फाइल पर फिर से अपना पेन घुमाने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये शांत और खौफनाक इंसान असल में कौन था और इसका असली टारगेट कौन था, ये पता लगाना इस वक्त किसी के लिए भी नामुमकिन सा था।
अगले दिन ऑफिस में रानावत एंटरप्राइजेस के उस डार्क और आलीशान कैबिन में रुद्राक्ष अपनी लेदर चेयर पर बैठा था। उसने अपनी क्लिपबोर्ड उठाई और रिपोर्ट्स को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी चील जैसी तेज नजरें बार बार टेक्स्ट पर बैठी अद्रिका पर जाकर अटक रही थी। तुम ये फाइल्स कब तक फिनिश करोगी? उसने अचानक एक बहुत ही कैजुअल लेकिन सख्त आवाज में पूछा। अद्रिका ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा, चेहरे पर एक बहुत ही रिलैक्स स्माइल लाई और बिल्कुल धीमी आवाज में जवाब दिया, सर, ये तो पूरी तरह से आपके मूड पर डिपेंड करता है। अब आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आप मुझे मशीनों की तरह काम के लिए प्रेशराइज करना चाहेंगे या फिर थोड़ी सी इंसानियत दिखाकर मुझे एक छोटा सा कॉफी ब्रेक पर जाने की परमिशन देंगे। रुद्राक्ष की भौहें झटके से सिकुड़ गई। वो अपनी चेयर से उठा और उसने अपनी भारी आवाज में लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, कॉफी ब्रेक? सर, अद्रिका ने एक बहुत ही शैतानी और नटखट स्माइल के साथ कहा। लगातार काम करने से बीच में ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी होता है, वरना इंसान का ब्रेन ओवरहीट होकर ब्लास्ट हो जाता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने इस खूबसूरत से ऑफिस में कोई ब्लास्ट नहीं चाहते होंगे। रुद्राक्ष ने अपनी जगह छोड़ी और बहुत ही धीमी खौफनाक चाल से चलते हुए उसके डेस्क के चारों तरफ एक शिकारी की तरह घूमने लगा। वो अपनी जलती हुई आंखों से उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है लड़की कि तुम अपनी इन बेवकूफ़ी भरी बातों से मुझे कंफ्यूज कर रही हो, मेरे दिमाग के साथ खेल रही हो? रुद्राक्ष का ये खौफनाक अंजाम देखकर भी अद्रिका जरा भी नहीं घबराई। उसने अपनी वही प्यारी और डीट स्माइल बरकरार रखते हुए सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, सर, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन सामने वाले के दिमाग को कंफ्यूज करना भी ना एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं इस आर्ट में मास्टरी कर चुकी हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मिस्टर अकड़ू। और ये डायलॉग बोलकर वो बिल्कुल बेफिक्री से तेज तेज हंसने लगी। अद्रिका की ये बातें रुद्राक्ष को अंदर तक इरिटेट कर रही थी, लेकिन ना जाने क्यों आर्टिस्ट और कंफ्यूज करने वाली उसकी वो बात सीधे उसके शातिर दिमाग में हिट कर गई। ये लड़की जितनी बेवकूफ दिखती थी, कभी कभी उतनी ही डेंजरस और गहरी बातें कर जाती थी। रुद्राक्ष का दिमाग उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। ये बात बात पर उसे कंफ्यूज कर देती थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की सच में बहुत ज्यादा तेज है या फिर कुछ ज्यादा ही पागल। अब तो रुद्राक्ष को बस आरव की उस सीक्रेट रिपोर्ट का इंतजार था। वही रिपोर्ट उसे बताने वाली थी कि उस रात फैक्ट्री में वो खौफनाक लड़की फैंटम कोई और थी या फिर उसके सामने बैठी ये झल्ली अद्रिका। क्योंकि सामने से तो अद्रिका की इन बच्चों जैसी हरकतों से बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा था कि ये पागल सी फैन उसकी कोई बहुत बड़ी दुश्मन भी हो सकती थी। रुद्राक्ष को अभी तक कोई ठोस क्लू नहीं मिला था, लेकिन उसकी सबकॉन्शियस माइंड में बार बार यही सवाल हथौड़े की तरह बज रहा था, ये लड़की इतनी अनयूजुअल क्यों है? तभी अद्रिका अचानक अपनी सीट से उठी और सीधे उस महंगी कॉफी मशीन की तरफ चल दी जो सिर्फ बॉस के लिए रिजर्व थी। वहां तक जाना किसी के लिए भी अलाउड नहीं था। वो मेरी पर्सनल मशीन है, समझी तुम? रुद्राक्ष ने पीछे से कड़क आवाज में वार्निंग दी। उसकी आवाज सुनकर अद्रिका रुकी। वो बहुत ही आराम से पीछे मुड़ी और एक नखरे वाली हंसी हंसते हुए बोली, सर, आपने मुझे पहले तो क्लियरली नहीं बताया कि ये कॉफी मशीन रिस्ट्रिक्टेड है। अगर मुझे आपकी कंपनी के रूल्स फॉलो करने हैं ना, तो मुझे थोड़ी और क्लियरिटी चाहिए होगी। और वैसे भी इस टाइम मुझे सच में एक कड़क कॉफी की बहुत सख्त नीड है, इसलिए प्लीज आपको नहीं पीनी तो मत पियो, बट मुझे तो पीनी है। और ये बोलकर बिना रुद्राक्ष के आगे की कोई वार्निंग सुने वो तुरंत मशीन के पास गई और बड़े मग में कॉफी बनाने लगी। रुद्राक्ष मुठ्ठियां भींचकर उसे घूरता रहा। वो परेशान था कि ये लड़की उसकी कोई भी बात आके क्यों नहीं मानती। वो अपनी भड़ास निकालने के लिए उसे गुस्से से घूरने लगा, लेकिन तभी रुद्राक्ष की नजरें अद्रिका के चेहरे पर जाकर अटक गई। कॉफी मशीन से निकलती हल्की सी भाप और एसी की हवा से उड़कर उसके चेहरे पर आते वो मुलायम बाल, उस वक्त उसका वो शांत और
काम में मलंग चेहरा इतना मासूम और प्यारा लग रहा था कि दुनिया का सबसे खूंखार माफिया अपना सारा गुस्सा, सारा शक भूलकर बस बिना पलक झपकाए उसे ही देखने लगा। वो जैसे किसी बहुत ही गहरे सम्मोहन में बंध गया हो। तभी अद्रिका कॉफी के 2 कप लेकर उसकी टेबल के पास आई। उसने एक कप रुद्राक्ष के ठीक सामने रखा और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे तो आपका कॉफी पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था, फिर भी मैंने अपने हाथों से थोड़ी एक्स्ट्रा बना ली थी, इसलिए आप इसे टेस्ट करके तो देखिए। क्या पता आपके दिमाग में जो हमेशा ये खौफनाक वाला गुस्सा भरा रहता है वो इस कॉफी को पीने के बाद थोड़ा सा खत्म हो जाए। और ये बोलकर वो एक बहुत ही कातिलाना स्माइल देने लगी। उसकी आवाज सुनकर रुद्राक्ष झटके से अपने ख्यालों से बाहर आया। उसे खुद से इस तरह खो जाने पर बेइंतहा गुस्सा आने लगा। वो अपनी कुर्सी पर सीधा हुआ और एकदम से बोला, जाओ जाकर अपना काम करो, बहुत परेशान कर चुकी हो तुम मुझे आज के लिए। ये बोलकर वो गुस्से में वापस से अपनी फाइल्स में घुस गया। उसका इतना भयंकर गुस्सा देखकर भी अद्रिका जरा भी परेशान नहीं हुई, बल्कि एक क्यूट सी स्माइल देते हुए वापस अपनी टेबल पर चली गई। उसके जाने के कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने अनमने टंग में से वो कॉफी का कप उठाया और उसका एक घूंट लिया। कॉफी गले के नीचे जाते ही रुद्राक्ष के चेहरे के भाव बदल गए। वो बहुत ज्यादा टेस्टी थी। सच कहा जाए तो आज तक उसने इतनी परफेक्ट और कड़क कॉफी कभी नहीं पी थी। वो बिना कुछ सोचे जल्दी जल्दी उस पूरी कॉफी को फिनिश कर गया। खाली कप टेबल पर रखते ही वो खुद की इस हरकत पर हैरान रह गया। ये मुझे क्या हो रहा है, उसने खुद से ही बड़बड़ाते हुए कहा। पहले मैं पागलों की तरह उसके चेहरे को एकटक देखने लगा और फिर उसके हाथ की बनी कॉफी इतने इंटरेस्ट के साथ पी गया। पता नहीं ये झल्ली लड़की मेरे दिमाग पर कैसा जहर घोल रही है। रुद्राक्ष बेचारा अपने ही इन हरकतों पर खुद से परेशान था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्यों मैग्नेट की तरह अद्रिका की तरफ खिंचता चला जा रहा था। वो जिस आफत को अपनी जिंदगी से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहता था, जाने अनजाने में उसी के करीब खिंचता जा रहा था। ये कौन सा जादू था या कौन सा डार्क गेम, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है और ऑफिस का टाइम खत्म हो जाता है। अद्रिका एक परफेक्ट प्रोफेशनल की तरह अपना सारा काम कंप्लीट करती है, अपना बैग उठाती है और बिना रुद्राक्ष को परेशान किए या कोई फालतू बात किए चुपचाप कैबिन से निकल जाती है। वो कंपनी के बाहर सड़क पर खड़ी होकर अपने ऑटो का वेट कर रही थी और ऊपर अपने डार्क कैबिन में रुद्राक्ष कांच की बड़ी सी विंडो से नीचे अद्रिका की हरकतों को देख रहा था। वो लड़की जो कल रात तक उसके घर के बाहर हंगामा कर रही थी, आज पूरे प्रोफेशनल तरीके से काम करके उससे बिना कुछ भी कहे चुपचाप वापस जा रही है। और अजीब बात तो ये थी कि अद्रिका को ये शांत रहना, बिना तंग किए चले जाना, ना जाने क्यों आज रुद्राक्ष को अंदर ही अंदर बुरी तरह खटक रहा था। उसे उस शांति से चिढ़ मच रही थी। आखिर ये लड़की चीज क्या है? उसने विंडो से घूरते हुए खुद से सवाल किया। फिर उसने झुंझलाते हुए अपना ध्यान उस पर से हटाया, विंडो की ब्लाइंड गिराई और वापस अपनी लेदर चेयर पर जाकर बैठ गया। पर उसका दिमाग अभी भी नीचे सड़क पर खड़ी उसी लड़की पर अटका हुआ था। उस आदमी के कांपते हुए लफ्ज फैक्ट्री की पुरानी दीवारों से टकराकर वापस आ रहे थे। उसके पसीने और डर की महक उस जगह को और भी दम घोटू बना रही थी। फैंटम ने अपनी ठंडी बेजान आंखों से उस आदमी की तरफ देखा। उसकी उंगलियों में वो मेटेलिक रॉड अब भी हल्की नीली रोशनी बिखरी हुई थी। उसने रॉड को नीचे गिराया, जो फर्श पर टकराकर एक धातु गई गूंज पैदा कर गई। फिर वह उस आदमी के बिल्कुल पास झुक गई। उसकी आंखों में नफरत का वो सैलाब था जो अब शायद ही कभी शांत हो। उसने फुसफुसाते हुए कहा, इंसाफ में देरी इंसाफ से इनकार है और मैं देरी बर्दाश्त नहीं करती। अचानक उसकी हरकतें बिजली की तरह तेज हो गई। उसने अपने बैग से एक छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे फैक्ट्री के मेन सर्वर से जोड़ दिया। अगले ही पल उस शहर के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल और पुलिस के आला अधिकारियों के मेल पर वो सारे कन्फेशन और सबूत एक साथ अपलोड हो गए। वो आदमी हताश होकर चिल्लाया, ये क्या कर रही हो? तुमने कहा था छोड़ दोगी। फैंटम अपनी जगह से उठी। उसने एक खूंखार मुस्कान दी जो उसके मार्क्स के पीछे छिपी थी। उसने कहा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा
कि मैं तुम्हें कानून के हवाले नहीं करूंगी। तुम्हारी दुनिया अब जेल की चार दीवारी में खत्म होगी, और वो भी तड़प तड़प कर। उसने बिना पीछे मुड़े फैक्ट्री के मेन एग्जिट की तरफ कदम बढ़ा दिए। उसके हर कदम पर एक अजीब सा इत्मीनान था। उस आदमी को वहीं छोड़ दिया गया था, बेबस, लाचार और पूरी तरह से बेनकाब। बाहर निकलकर उसने अपनी बुलेट स्टार्ट की और रात के अंधेरे में ओझल हो गई। अगली सुबह रुद्राक्ष के नए विला में सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दों को चीरकर कमरे में दाखिल हो रही थी, लेकिन रुद्राक्ष की मेज पर पड़ी फाइल्स का शोर उस रोशनी से कहीं ज्यादा तेज था। वह अपनी ब्लैक कॉफी का मग हाथ में लिए खड़ा था और उसकी नजरें आरव की तरफ थी, जो आज कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रहा था। रुद्राक्ष ने ठंडे लहजे में पूछा, क्या मिला? क्या वो लड़की वाकई में उतनी नॉर्मल है जितनी वो दिखती है? आरव ने फाइल मेज पर रखते हुए कहा, बॉस, उसका बैकग्राउंड तो बिल्कुल क्लीन है, लेकिन एक अजीब बात है। उसके कॉलेज के रिकॉर्ड्स, उसके पीजी के पेपर, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, हद से ज्यादा परफेक्ट। और जब कोई चीज इतनी परफेक्ट होती है तो उसके पीछे अक्सर बहुत बड़ा झूठ छुपा होता है। रुद्राक्ष ने एक गहरा घूंट कॉफी का भरा और खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, परफेक्शन ही सबसे बड़ा शक है आरव। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में इतना क्लीन नहीं हो सकता। उसे ऑब्जर्व करना जारी रखो। मुझे उसकी कमजोरी चाहिए, उसकी ताकत नहीं। आरव ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। रुद्राक्ष अपनी कुर्सी पर बैठ गया और उसकी नजरें उस रिपोर्ट पर पड़ी जिसमें अद्रिका की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगी थी। उसने उस तस्वीर को उंगली से छुआ और मन ही मन सोचा, तुम जो खेल खेल रही हो अद्रिका, उसका अंत बहुत बुरा होने वाला है। तुम मेरी जिंदगी में एक जहर की तरह हो, जिसे मैं खुद से दूर तो करना चाहता हूँ, लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारा ये पागलपन मुझे अपनी ओर खींच रहा है। दोपहर का समय, ऑफिस का लंच ब्रेक। अद्रिका अपने डेस्क पर बैठी थी। उसने अपनी डायरी खोली और उसमें एक नया पत्ता निकाला, लेकिन इस बार उसकी लिखावट में वो पुरानी झल्ली वाली मासूमियत नहीं थी। उसने लिखा, पहला मोहरा गिरा, खेल शुरू हो चुका है। मिस्टर अकड़ू, तुम जितना शिद्दत से मुझे ढूंढ रहे हो, उतनी ही शिद्दत से मैं तुम्हारी दुनिया के काले सच को बाहर ला रही हूँ। जब हम सामने आएंगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम किससे पंगा ले बैठे हो। तभी आरव उसके पास से गुजरा। उसने उसे गौर से देखा, जैसे वह कुछ परख रहा हो। अद्रिका ने अपना सिर उठाया और बहुत ही मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोली, आरव सर, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने कोई खजाना चुरा लिया हो? आरव एक पल के लिए सब पका गया। उसने संभालते हुए कहा, कुछ नहीं अद्रिका, बस काम पर ध्यान दो। बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अद्रिका ने एक बार फिर अपनी वही प्यारी स्माइल दी। चिंता मत कीजिए सर, मैं तो बस अपनी मेहनत से अपना भविष्य बना रही हूँ। आरव वहां से चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद अद्रिका की मुस्कान गायब हो गई। उसने अपने कानों में लगे छोटे से ईयरपीस पर उंगली रखी और बहुत ही धीमी आवाज में कहा, ऑपरेशन का अगला पड़ाव तैयार है। हमें अब उस नेता की फाइल चाहिए जो ड्रग्स सिंडिकेट को लीड कर रहा है। वो जानती थी कि रुद्राक्ष राणावत का ऑफिस ही वो जगह है जहां से सबसे बड़े राज खुल सकते हैं। वह सिर्फ अपनी जिद के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े मकसद के लिए उस अकड़ू की दुनिया में घुसी थी। शाम होते होते ऑफिस खाली होने लगा। अद्रिका ने अपना बैग उठाया, पर उसकी नजरें रुद्राक्ष के कैबिन के दरवाजे पर टिक गई। वह दरवाजा हल्का सा खुला था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह दबे पांव रुद्राक्ष के कैबिन की और बढ़ गई। उसे पता था कि खतरा कितना बड़ा है, लेकिन वह अब इस खेल की खिलाड़ी बन चुकी थी। कैबिन के अंदर जाकर उसने दरवाजा अंदर से लॉक किया और रुद्राक्ष की टेबल पर रखे मेन कंप्यूटर की तरफ बढ़ी। उसके हाथ कांप नहीं रहे थे, उसकी सांसें स्थिर थी। चलो मिस्टर अकड़ू, देखते हैं तुम्हारे इस साम्राज्य की नींव में क्या गंध छिपा है। उसने बुदबुदाते हुए अपना पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाया। जैसे ही फाइलें खुलने लगी, उसकी आंखों के सामने जो डेटा आया वह उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। वह सिर्फ एक ड्रग सिंडिकेट नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा बड़ा और घिनौना सच था, जिसमें खुद रुद्राक्ष के नाम का जिक्र कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। वह
अभी डेटा कॉपी कर ही रही थी कि बाहर से भारी कदमों की आहट सुनाई दी। किसी ने कैबिन का दरवाजा खटखटाया। अद्रिका, क्या तुम अंदर हो? ये आरव की आवाज थी। अद्रिका का दिल जोर से धड़का। उसने फौरन पेन ड्राइव निकाली, कंप्यूटर लॉक किया और चारों तरफ देखा कि कहाँ छुपे। कैबिन में सिर्फ एक ही बड़ी सी पर्दों वाली अलमारी थी। वह जल्दी से उसमें घुस गई। दरवाजा खुला, आरव अंदर आया और उसने कैबिन में नजर दौड़ाई। उसे वहां कोई नहीं दिखा, पर उसे हवा में एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई, अद्रिका के परफ्यूम की। उसने अपनी बंदूक निकाली और धीरे धीरे कैबिन की तलाशी लेने लगा। अद्रिका अलमारी के अंदर सांस रोके खड़ी थी। उसका हाथ उसके चाकू पर था। अगर आरव ने अलमारी खोली तो आज वह जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगी। रात का वक्त था, सन्नाटा ऐसा कि खुद हवा की सांसें भी साफ सुनाई दे रही थी। कहीं दूर आसमान में बिजली चमकी और उसके साथ ही शहर के बाहरी इलाके में खड़ी एक खंडहर सी बिल्डिंग की टूटी दीवारें पल भर के लिए जगमगा उठी। घड़ी की सुई ने अभी अभी ठीक 12 बजाए थे। तीसरी मंजिल की टूटी खिड़कियों से ठंडे और चुभने वाली हवा भीतर घुस रही थी। वहां एक कमरा था जिसमें सिर्फ एक अधमरी सी पीली रोशनी जल रही थी। उस कमरे के बीचों बीच एक आदमी कुर्सी पर मोटी रस्सियों से कसकर बंधा हुआ था। रस्सियां इतनी कसी थी कि उसके हाथों की नसें तक उभर आई थी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा था। माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी और आंखों में मौत का खौफ साफ झलक रहा था। वो छटपटा रहा था, खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था और उसके गले में घुटती हुई आवाजें निकल रही थी। म तभी दूर से सीढ़ियों पर कदमों की आहट गूंजी। टक टक टक, बहुत ही धीमी, नपी तुली और खौफनाक चाल, बिल्कुल वैसे जैसे मौत खुद चलकर अपने शिकार के सामने आ रही हो। वो आदमी एकदम से रुक गया। उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिक गई। हवा के झोंके से बल्ब हल्का हल्का सा झिलमिलाया। दरवाजा चर की आवाज के साथ खुला और अंधेरे में से एक काली परछाई अंदर दाखिल हुई। ब्लैक ट्रैक सूट, ब्लैक लेदर ग्लव्स और चेहरे पर एक काला नकाब। उसकी पूरी बॉडी ब्लैक आउटफिट में ढकी हुई थी। बस उसकी वो आंखें दिख रही थी, चमकदार, बर्फ जैसी ठंडी और इतनी अजीब सी शांति कि देखने वाले की रूह कांप जाए। जैसे उन आंखों में किसी ने दर्द, गुस्सा और खौफनाक सुकून तीनों को एक साथ भर दिया हो। वो परछाई धीरे धीरे चलती हुई उस आदमी के बिल्कुल करीब आई। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और बहुत ही शक्ति से उस आदमी की कोटी को पकड़कर उसका चेहरा उठा दिया। डर लग रहा है। उसकी आवाज बहुत ठंडी और खुरदरी थी, पर उसमें एक अजीब सा सुकून था, जैसे उसे इस खौफ को देखने की आदत हो चुकी हो। वो आदमी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मिन्नतें करने लगा। फैंटम ने धीरे से अपनी जेब से एक छोटी सी तेज धार वाली ब्लेड निकाली। उसकी रोशनी, हल्की रोशनी में उस ब्लेड की धार चमक उठी। वो झुकी और जो कपड़ा उस आदमी के मुंह पर बंधा था उसे धीरे धीरे काट कर हटा दिया। प्लीज, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, उस आदमी ने बुरी तरह हांफते हुए कहा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो अभी सही से ठीक भी नहीं हुआ हूँ। फैंटम ने नकाब के पीछे से एक रहस्यमयी और डार्क मुस्कान उभरी जो उसकी आंखों तक बिल्कुल नहीं पहुंची। तुम्हें क्या लगा बे कि मैंने कल तुझे हमेशा के लिए जिंदा छोड़ दिया था? उसकी आवाज में जहर था। तू सुन, मैंने तुझे जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि तू जाकर अपने उन घटिया आकारों को ये पैगाम दे सके कि उनके अंत का समय आ चुका है। पर तूने तो सोच लिया कि तुझे नई जिंदगी मिल गई। तू नहीं जानता कि एक बार जो मेरे हाथ लग जाए वो सीधा यमराज के पास ही जाता है। उसकी ये मौत की तरह ठंडी बात सुनकर तो वो आदमी बुरी तरह कांपने लगा। तुम्हें तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, बस मुझे छोड़ दो। मैं मरना नहीं चाहता। मैंने तुम्हें कल सब सच बता तो दिया था, फिर अब तुम क्यों मुझे मारने के पीछे पड़ी हो? प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। वो थोड़ा और झुकी, इतनी पास की उसकी सांसें उस आदमी के चेहरे को छूने लगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुझे सजा देनी है। वो आदमी कांपते हुए रोने लगा। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो बस। इससे आगे वो एक लफ्ज और बोल पाता, तभी एक बेहद जोरदार और खौफनाक मुक्का सीधा उसके गाल और जबड़े पर पड़ा। वो
कुर्सी समेत जमीन पर तो नहीं गिरा, पर उस एक मुक्के से उसकी आंखों के आगे पूरा अंधेरा छा गया और उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। डोंट लाई टू मी। फैंटम का लहजा अब अंग्रेजी में था, लेकिन टोन किसी तेज धार वाले जहर से भी ज्यादा खतरनाक था। तुम बोल रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया? तुम ना जाने कितनी मासूम लड़कियों को मॉडल बनाने का झांसा देकर दुबई बेचने वाले थे। उनके भविष्य, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले थे। और तुम्हारा ये घटिया गैंग इस शहर के कॉलेजों में मासूम लड़कों को ड्रग्स सप्लाई करता है, और तुम कहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया। फैंटम ने उसकी कॉलर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और खौफनाक आवाज में गरजी, इतना सब करने के बाद भी तू कहता है कि तूने कुछ नहीं किया, तो फिर गुनाह करना किसे कहते हैं? जरा मुझे समझाएगा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से कितने घर उजड़ गए? वो मिडिल क्लास माँ बाप जो अपना पेट काट कर बच्चों को स्कॉलरशिप पर बड़े कॉलेज में पढ़ने भेजते हैं, ये सोचकर कि उनके बच्चे उनका भविष्य संवारेंगे, लेकिन तुम जैसे कीड़े उन्हें अमीर बनने का शॉर्टकट दिखाते हो, उन्हें ड्रग्स की लत लगाते हो और लड़कियों का पूरा एक सेक्स रैकेट चलाते हो। तुम्हारी वजह से कितनी लड़कियों ने घुट घुट कर आत्महत्या कर ली। गांव से जो लड़कियां आंखों में छोटे छोटे सपने लेकर आई थी, तुमने उन्हें जीते जी नर्क में धकेल दिया, और तू मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है। वो आदमी अब खौफ से रो रहा था। मैं जानती हूँ, फैंटम ने उसकी कॉलर छोड़ते हुए कहा, कि ये काम तू अकेले नहीं कर रहा है। तू तो बस एक छोटा सा मोहरा है। इस घिनौने खेल में बड़े बड़े नेता, विधायक, बिजनेसमैन और कॉलेज के कुछ करप्ट लोग भी मिले हुए हैं। कान खोलकर सुन ले मेरी बात। अभी तो इस खेल की बस शुरुआत की है मैंने। एक एक करके सबको खत्म करूंगी, सबका पर्दाफाश करूंगी। मैं मौत से भी बुरी सजा दूंगी उन सबको। वो लोग मेरे सामने घुटने टेक कर मौत मांगेंगे, पर उन्हें मौत इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। और ये बोलकर फैंटम ने उसके हाथ में पकड़ी उस धारदार ब्लेड को बेरहमी से उस आदमी के चेहरे पर चला दिया। गहरा कट लगते ही उस आदमी के चेहरे से खून की धार बह निकली और वो दर्द से बुरी तरह चीख उठा। मुझे कुछ नहीं पता, वो दर्द से तड़पते हुए चिल्लाया। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं उन बड़े लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे तो बस एक छोटा सा काम करने को कहा गया था और उसके बदले मुझे पैसे मिल रहे थे, तो मैं मान गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्लीज। लायर। फैंटम मुस्कुराई। उसने टेबल पर रखे पानी के ग्लास से एक बूंद अपनी उंगली पर उठाई और उस आदमी के चेहरे के करीब लाते हुए बेहद साइको अंदाज में बोली, बस ये सोचो, अगर ये पानी की बूंद जहर होती तो तुम्हारे इस खौफ की असली वजह क्या होती? मौत या फिर मेरे हाथ? वो आदमी कोई जवाब नहीं दे पाया। उसकी सांसें अटक गई थी। गुड। फैंटम अपनी जगह से उठी। तुमसे अब कोई सवाल नहीं बचे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास हर सवाल का बस एक ही रटा रटाया जवाब है कि मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है अब तुम्हें सीधा यमराज के पास भेज देना चाहिए। नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वो गिड़गिड़ाया। तभी फैंटम ने बिना कोई और रहम दिखाए अपने ब्लेड से उस आदमी के दोनों हाथों पर कई गहरे और जानलेवा वार कर दिए। खून के फव्वारे फूटने लगे और वो आदमी अपनी पूरी ताकत से चीखने लगा। फैंटम एक बहुत ही खतरनाक और साइको हंसी हंसते हुए बोली, अरे वाह, तुम इस मामूली से ब्लेड से ही इतना डर गए? अभी तो मैंने अपना असली हथियार निकाला ही नहीं है। तभी उसने अपने पैंट के पीछे वाली पॉकेट से एक खौफनाक और तेज धार वाला हंटिंग नाइफ निकाला। उस चमकते हुए बड़े से चाकू को देखकर उस आदमी की रूह फना हो गई। फैंटम उस आदमी के बिल्कुल करीब गई। उसने उस चाकू को उसके शरीर के निचले हिस्से के पास बेहद खतरनाक तरीके से घुमाते हुए कहा, तुम लोगों को गरीब घर की मासूम लड़कियों को बस एक मामूली खिलौना लगती है ना? तुम्हें लगता है कि जब मर्जी आए उनकी जिंदगियों से खेल लो और उन्हें बर्बाद कर दो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि असली खेल किसे कहते हैं। और इतना बोलते ही
फैंटम ने अपने हाथ में पकड़े उस तेज धार वाले चाकू से एक खौफनाक झटके के साथ उसके शरीर के निचले हिस्से पर एक ऐसा जानलेवा और भयंकर वार किया कि उस आदमी की दर्दनाक चीख से उस पूरी इमारत की दीवारें दहक उठी। दर्द की इंतहा से उसकी आंखें बाहर को आ गई। लेकिन फैंटम यहीं नहीं रुकी। उसने उसी बेरहमी से उसके दोनों हाथों की उंगलियों को भी काट डाला। वो आदमी दर्द के मारे किसी कटे हुए जानवर की तरह तड़प रहा था। उसकी चीखें उस सन्नाटे को चीर रही थी, पर उसकी वो दर्दनाक चीखें सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था, सिवाय उस साइको और खौफनाक शख्स के जो उसे ये दर्द देकर जोर जोर से हंस रही थी। उसकी वो हंसी उस अंधेरे में किसी खूंखार शैतान जैसी लग रही थी। थोड़ी देर तक उसे खून में लथपथ तड़पता देखकर फैंटम मुस्कुराते हुए बोली, चलो तुम्हारा गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। तुम्हारी इस घटिया जिंदगी के लिए इतना दर्द बहुत है। अब तुम सीधा जाकर यमराज से मिलना और मेरी तरफ से उन्हें नमस्ते कहना। और फिर उसने अपने एयरपेस में कमांड देते हुए कहा, टारगेट आइडेंटिफाइड, सेंड रिपोर्ट, ऑपरेशन कोड वी, कॉपी डेट, फैंटम बैकअप अप्रोचिंग। दूसरी तरफ से आवाज आई। फैंटम पीछे मुड़ी। कमरे से बाहर जाने से पहले वो दीवार की तरफ बढ़ी। उसकी जेब से एक छोटा ब्लैक स्प्रे निकला और दीवार पर अपना खौफनाक सिंबल बना दिया, एक काला मुड़ा हुआ पी, जिसके नीचे कुछ एनक्रिप्टेड नंबर उकरे हुए थे। कमरे से निकलते हुए उसने अपनी टीम को कमांड दी, डिस्पोज एविडेंस, नो ट्रेसेस, 48 घंटे में नेक्स्ट मिशन की प्रेप रेडी होनी चाहिए। और हाँ, इस आदमी को मरने मत देना। इसे इसी अधमरी हालत में इसके आकारों को के ठिकाने पर फेंक देना। आखिर इसके मालिकों को भी तो पता चलना चाहिए कि मैं क्या चीज हूँ और उनका पाला किस खौफनाक मौत से पड़ा है। ओके मैम। इतना बोलते ही वो बिल्डिंग की छत की खिड़की तक गई और वहां से अंधेरे में छलांग लगा दी। बाहर आते ही उसने अपना नकाब वापस सेट किया और अपनी ब्लैक हुडी सिर पर डाल ली। रात की ठंडी हवा उसके बालों से टकरा रही थी। उसने एक पल को रुककर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था, पर भीतर इंतकाम का एक बहुत भयंकर तूफान जरूर उबल रहा था। रुद्राक्ष रनावत, उसने खुद से एक ठंडी आवाज में कहा, यू हैव नो आइडिया हु यू आर डीलिंग विद। उसने अपने रिस्ट गैजेट पर कुछ कमांड्स टाइप की। डिवाइस ने बीप की आवाज के साथ सारा मिशन डेटा इनक्रिप्ट कर दिया। अगले ही पल उसने अपने हाथ में लिए एक रिमोट का लाल बटन दबा दिया। ये जगह अब हमेशा के लिए एक रहस्य ही रहेगी। बिल्डिंग के अंदर मौजूद उस आदमी ने ब्लास्टर डिवाइस की लाल लाइट को जलते हुए देखा और वो खौफ से चीख पड़ा, रुको, ये क्या कर रही हो? पर उसकी आवाज बस उन दीवारों से टकराकर ही रह गई। फैंटम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, फैंटम ने बाहर से फुसफुसाते हुए कहा, और अगले ही सेकंड उस पूरी बिल्डिंग की दीवारें बुरी तरह हिल उठी। एक भयंकर धमाका हुआ। धूल, धुएं और आग की चिंगारियों ने आसमान को छू लिया। वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह दहकर तहस नहस हो गई। आज रात का खौफनाक खेल यहीं खत्म हो चुका था। बिल्डिंग को मलबे में तब्दील होते देख वो मुस्कुराते हुए बोली, खेल की शुरुआत हो चुकी है। अब हर गद्दार का ऐसा ही हर्ष होगा, कोई भी नहीं बचेगा। और वो अपनी ब्लैक बुलेट पर बैठकर रात के उस अंधेरे में धूल उड़ाती हुई ऐसे गायब हो गई जैसे वो कोई साया हो जो हवा में धुल गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह शहर का सूरज धीरे धीरे निकल रहा था, लेकिन इस शहर में दो लोग ऐसे थे जो एक ही आसमान के नीचे होकर भी दो बिल्कुल अलग दुनिया में जी रहे थे। एक तरफ रुद्राक्ष रनावत था जो अपनी डार्क स्टडी में बैठा अब भी उस इंटर्न अद्रिका की फाइल को बहुत गहराई से स्कैन कर रहा था, और दूसरी तरफ अद्रिका थी जो अपने पीजी के रूम में आईने के सामने खड़ी अपने बाल सेट कर रही थी। रात की उस खौफनाक फैंटम से बिल्कुल उलट वो आईने में देखकर मुस्कुराते हुए खुद से बोली, न्यू डे, न्यू डिस्गाइज। आज उसके बाल बिल्कुल सीधे थे, चेहरे पर एक हल्का और प्यारा सा ब्लश था, लेकिन उसकी आंखों में वही कॉन्फिडेंस स्पार्क चमक रहा था। गुड मॉर्निंग मिस
अद्रिका। पीछे से पीजी वाली आंटी ने आवाज दी। अद्रिका ने पलटकर अपनी वही पुरानी मासूम और प्यारी सी मुस्कान दी। गुड मॉर्निंग आंटी, ब्रेकफास्ट रेडी है क्या? टेबल पर लगा दिया है बेटा, आंटी ने थोड़ा शक भरी नजरों से देखते हुए कहा। बट तू रात को बहुत लेट आई थी, सब ठीक तो है ना? अद्रिका की वो प्यारी सी मुस्कान एक पल के लिए वहीं जम गई। उसने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदले और बहुत ही कैजुअली हंसते हुए बोली, मैं लेट? अरे नहीं आंटी, वो तो बस ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा था। आपको तो पता ही है ना, मेरा नया ऑफिस यहाँ से कितनी दूर है, तो आने में थोड़ा लेट हो ही जाता है। ये बोलकर वो बिना कोई नर्वसनेस दिखाए टेबल की तरफ चली गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसके कानों में अब भी रात की उस धमाके की आवाज और उस आदमी की वो खौफनाक चीखें गूंज रही थी। वो आवाजें क्या थी? रात को उसने कौन सा खूनी खेल खेला था, ये दुनिया में उसके अलावा और कोई नहीं जानता था। ऑफिस में रनावत एंटरप्राइजेज रुद्राक्ष अपने बड़े से डार्क कैबिन में बैठा कुछ फाइल्स देख रहा था। तभी आरव तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसके चेहरे पर एक गहरी टेंशन थी। बॉस, कल रात शहर के आउटर इलाके में एक और बड़ा ट्रैफिकिंग रैकेट क्रैश हुआ था। पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट में उड़ गई है। कल्प्रिट जिंदा मिला है, लेकिन उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है। वो हैवीली इंजर्ड है। रुद्राक्ष ने अपनी फाइल से नजरें हटाई और अपनी ठंडी आंखों से आरव को देखते हुए पूछा, अलाइव? यस बॉस। आरव ने एक गहरी सांस ली और गैस व्हाट? उस आदमी के मुंह से दर्द के में सिर्फ एक ही नाम निकल रहा था। कौन सा नाम? रुद्राक्ष की आवाज में एक खतरनाक ठहराव आ गया। आरव ने बहुत ही धीमे से कहा, फैंटम। रुद्राक्ष का हाथ जो फाइल के पत्ते पलट रहा था वहीं का वहीं रुक गया। फैंटम? उसने खुद से इस खौफनाक नाम को दोहराया। इंटरेस्टिंग। उसने अपनी लेदर चेयर घुमाई और कैबिन की बड़ी सी विंडो से नीचे लॉबी की तरफ देखा। वहां नीचे वही झल्ली लड़की अद्रिका अपने दोनों हाथों में कॉफी के कप लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस में एंटर हो रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी बेफिक्री, वही बचकानी स्माइल और वही गजब की एनर्जी थी। ये नज़ारा देखते ही रुद्राक्ष के सख्त होठों पर एक हल्की सी लेकिन बहुत ही डार्क मुस्कान आ गई। स्ट्रेंज कोइंसिडेंट, रुद्राक्ष ने अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए फुसफुसाया, या फिर कुछ ज्यादा ही गहरा खेल? ये बोलते ही रुद्राक्ष के शातिर दिमाग में शक की कई कड़ियां आपस में जुड़ने लगी। तभी आरव ने पीछे से पूछा, सर अब आगे क्या करना है? रुद्राक्ष ने विंडो से अपनी नजरें हटाए बिना एक बहुत ही खौफनाक और मास्टरमाइंड वाले अंदाज में कहा, जितना ज्यादा हो सके उस फैंटम की एक एक डिटेल निकालो आरव। मुझे उसका पास्ट, उसका पैटर्न, उसका हर एक मूव चाहिए। और हाँ, नीचे जो वो नई इंटर्न आई है, अब उस पर हमारी नज़रें डबल होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इस मामूली चेहरे के पीछे किसी बहुत बड़े शैतान की परछाई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ शहर के उस अंडरग्राउंड और खुफिया हेडक्वार्टर में पूरी टीम को रात के उस खौफनाक धमाके और मिशन के सक्सेसफुल होने की खबर लग चुकी थी। इस खबर के मिलते ही पूरी टीम के चेहरों पर एक गजब की सुकून भरी मुस्कान थी। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके इस सबसे बड़े और खतरनाक मिशन की शुरुआत बहुत ही शानदार तरीके से हो चुकी है। उन सबको इस वक्त अपने फैंटम पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था। उन लोगों ने अपने इस सबसे तेज एजेंट से जितनी उम्मीद रखी थी, वो उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक, बेरहम और कातिल निकली थी। एक ऐसा मोहरा जो दुश्मनों के पूरे एम्पायर को अकेले राख में मिलाने का दम रखती थी, जिससे आज पूरे टीम मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश और कॉन्फिडेंट थे। अगली सुबह रुद्राक्ष हेडक्वार्टर सिटी स्क्वायर टावर, मुंबई, सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। रुद्राक्ष रायजादा कॉरपोरेशन का सीईओ, बिजनेस और माफिया की दुनिया का वो नाम जो हर किसी के लिए एक बेहद कोल्ड, कैलकुलेटिव और रूथलेस इंसान था, जिसके एक इशारे पर शहर की इकोनॉमी और लोगों की सांसें दोनों रुक जाया करती थी। उसकी एक बहुत ही अहम मीटिंग अभी अभी खत्म हुई थी। वो अपने उस डार्क और आलीशान कैबिन में बैठा कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पर अपने सिग्नेचर कर रहा था। तभी दरवाजे पर एक हल्का सा नॉक हुआ। कम इन। उसने बिना अपनी नजरें फाइल से हटाए
अपनी भारी और सर्द आवाज में कहा। दरवाजा खुला और कैबिन के अंदर आई अद्रिका। आज उसने एक डार्क नेवी ब्लू कलर की बेहद क्लासी फॉर्मल शर्ट पहनी हुई थी। बालों का एक मैसी लेकिन स्टाइलिश सा बन बनाया हुआ था और उसकी उन गहरी आंखों में वही पुराना ढीठ और कॉन्फिडेंट चमक थी। उसने इस मन हवा जैसे प्रोफेशनल लुक में वो बहुत ही प्यारी, क्यूट और साथ ही बेहद शार्प लग रही थी। सर, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट फाइल है जिस पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे, उसने अपनी मीठी लेकिन कॉन्फिडेंट आवाज में कहा। रुद्राक्ष ने अपना महंगा पेन रोका और धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसने अपनी खौफनाक आंखों से अद्रिका को देखा और अपनी भुहें हल्के से ऊपर चढ़ाते हुए एक बेहद ठंडे लहजे में कहा, मिस मेहरा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने आपको अपनी इस मॉर्निंग मीटिंग को अटेंड करने के लिए या इस फ्लोर पर आने के लिए कोई परमिशन अलाउड नहीं किया था। अद्रिका जरा भी नर्वस नहीं हुई। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही शातिर और प्यारी सी मुस्कान लाई और सीधा रुद्राक्ष की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, परमिशन तो मैंने सच में नहीं ली थी सर, पर आपको पता है कभी कभी ये बोरिंग रूल्स तोड़ना कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होता है और मैं तो बस अपना काम पूरी परफेक्शन के साथ कर रही थी। रुद्राक्ष अपनी लेदर चेयर पर पीछे की तरफ झुका। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और एक खुरदरी डरावनी वाली आवाज में बोला, रूल्स तोड़ना हर किसी अरे गेरे के बस की बात नहीं होती मिस मेहरा, और मेरी बनाई हुई दुनिया में मेरे रूल्स तोड़ने वाले की उंगलियां मैं खुद काट देता हूँ। अद्रिका रुद्रांश के इस खौफनाक एटीट्यूड से बिल्कुल नहीं डरी। वो अपने कदम बढ़ाती हुई सीधा उसकी बड़ी सी टेबल के बिल्कुल पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे, थोड़ा आगे की तरफ झुकी और एक चुभने वाले तंग से के साथ बोली, बिल्कुल सही कहा आपने, या फिर ये कह लीजिए मिस्टर रायजादा कि इस दुनिया में हर कोई आप जैसा इगोइस्ट परफेक्शनिस्ट नहीं होता ना, जिसे लगता है कि वो जो चाहेगा वही होगा। उसके इन शब्दों में एक बहुत ही गहरा और सीधा तंज था। रुद्राक्ष का जबड़ा कस गया। उसने अद्रिका को अपनी जलती हुई आंखों से घूरा, लेकिन वो भी निडर होकर उसकी आंखों में बिना पलक झपकाए देखती रही। उसके बीच एक बहुत ही इंटेंस साइकोलॉजिकल माइंड गेम चल रहा था। गेट आउट, रुद्राक्ष ने अपने दांत पीसते हुए एक बेहद ठंडे और खतरनाक लहजे में कहा, मुझे यहाँ आपकी ये फालतू की स्मार्टनेस और ये 2 टके का एटीट्यूड नहीं, बल्कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन चाहिए। जस्ट लीव। अद्रिका पीछे हटने के बजाय टेबल के और करीब झुक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और चैलेंज था। डिसिप्लिन? सीरियसली? आपको क्या लगता है मिस्टर रायजादा कि ये पूरी दुनिया बस आपके बनाए हुए खौफ और रूल्स पर ही चलती है? आप शायद भूल रहे हैं कि हर चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो बिना डरे एक बेहद कातिलाना तरीके से मुस्कुराई और अपनी आवाज को बिल्कुल धीमा करते हुए बोली, मैं भी, हो सकता है आप बहुत पावरफुल हो, बट कभी कभी एक मामूली सी लड़की से भी हार मान लेना चाहिए, क्योंकि जिद के आगे अक्सर ईगो को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ये सुनते ही रुद्राक्ष का चेहरा एकदम सख्त पत्थर जैसा हो गया। उसके सर का बांध टूट चुका था। वो झटके से अपनी कुर्सी से उठा और टेबल का चक्कर काटकर सीधा अद्रिका की तरफ बढ़ा। उसने उसके बीच अब बस 2 कदम का ही फासला बचा था। रुद्राक्ष का लंबा और भारी शरीर अद्रिका पर किसी खौफनाक साए की तरह पड़ रहा था। तुम्हें क्या लगता है? रुद्राक्ष की आवाज बहुत गहरी, धीमी, पर किसी जहरीले सांप जैसी डेंजरस थी। कि मैं रुद्राक्ष शहजादा किसी लड़की से डरता हूँ या तुम्हारी इन बचकानी बातों से हार मान लूंगा? अद्रिका ने बिना 1 इंच पीछे हटे अपनी पलकें झपकाई और एक हल्की चुभती हुई हंसी के साथ कहा, डर नहीं मिस्टर रायजादा, आप डर नहीं रहे हैं, बस मुझे अवॉइड कर रहे हैं, मेरी सच्चाई से भाग रहे हैं। और साइकोलॉजी कहती है कि लोग अक्सर उसी चीज को अवॉइड करते हैं जिससे वो अपने दिल की गहराइयों में बहुत ज़्यादा फेयर फील करते हैं। आपको डर है कि कहीं मेरी जिद आपके इस खौफनाक ईगो को तोड़ ना दे। रुद्राक्ष 1 कदम से रुक गया। अद्रिका के इन तीखे शब्दों ने जैसे एक पल के लिए उसके सीने
के अंदर मौजूद किसी बहुत ही गहरे और दबे हुए दर्द को छू लिया था। वो पत्थर दिल इंसान अंदर से कुछ सेकंड के लिए हिल गया था। वो उसे अपने सफाई में कुछ खौफनाक कहने ही वाला था कि तभी उसके डेस्क पर रखा उसका प्राइवेट एनक्रिप्टेड फोन बज उठा। रुद्राक्ष ने अपनी नजरें अधिका से हटाई और फोन कान से लगा लिया। सर, दूसरी तरफ से आरव की आवाज आई। टारगेट एरिया ट्रेस हो गया है। जो लोकेशन हमें चाहिए थी वो मिल गई है। हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा? रुद्राक्ष की आंखें वापस से खूंखार हो गई। उसने अद्रिया की तरफ बिना देखे एक कड़क आवाज में हुक्म दिया, विद इन 48 आवर्स उस लोकेशन पर अटैक होना चाहिए। मुझे वो इंसान जिंदा चाहिए। नो मिस्टेक। रुद्राक्ष की ये बात सुनकर पास ही खड़ी अधिका ने बस हल्का सा अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया। उसकी आंखों की मासूमियत एक पल में गायब हो गई और उसमें एक मास्टरमाइंड वाली चमक आ गई। पता नहीं वो अपने तेज दिमाग में क्या खौफनाक कैलकुलेशन करने लगी थी। वो अपने दिमाग में कौन सी नई विसात बिछा रही थी, ये तो इस दुनिया में उसके अलावा और किसी को भी आइडिया नहीं था। उसी रात कुछ घंटों बाद रुद्राक्ष अपने शहर की सबसे ऊंची इमारत के डार्क और लग्जरी पेंट हाउस में बैठा था। पूरे कमरे में सिर्फ मध्यम सी रोशनी थी। वो लेदर काउच पर बैठा था। उसने अपने हाथ में पकड़े क्रिस्टल के विस्की ग्लास में आइस क्यूब्स को धीरे धीरे घुमा रहा था। वो इस वक्त दुनिया में नहीं बल्कि खुद अपने आप से लड़ रहा था। उसका खूंखार दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि आखिर क्यों क्यों उसे उस मामूली सी इंटर्न अद्रिका की बातों से इतना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। वो बार बार उसकी वो बेखौफ आंखें, उसका वो गजब का कॉन्फिडेंस और वो एक पल याद कर रहा था जब उसने सीधा उसकी आंखों में देखकर कहा था, मे बी यू आर स्केर्ड टू फील। शायद आप कुछ भी महसूस करने से डरते हैं। स्केर्ड मी? वो अंधेरे में घूरते हुए खुद से ही बुदबुदाया। फिर वो अपनी इस बात पर खुद ही जोर से हंस पड़ा। पर उस खौफनाक हंसी में आज सुकून या गुरूर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी और उलझन थी। जो दीवार उसने सालों से अपने दिल में इर्द गिर्द बनाई थी, वो झल्ली लड़की उस दीवार में दरारें डाल रही थी। और वही पेंट हाउस की उस दूर वाली बालकनी के बाहर ठंडी और तेज हवा बह रही थी। उसी तेज हवा के साथ सामने वाली एक अधूरी बनी इमारत की मॉडल पर अंधेरे में एक परछाई भी मौजूद थी। ब्लैक हुडी पहने हुए एक लड़की जो अपने चेहरे को नकाब से ढके हुए थी। वो इतनी ऊंचाई से अपने दूरबीन वाले गैजेट से सीधा रुद्राक्ष को उसके पेंट हाउस में देख रही थी। वो वही हवा में खड़ी हुई अपनी मशीनी आवाज में धीरे से फुसफुसाई, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं मिस्टर रायजादा, मगर सच्चाई तो ये है कि मैं तुम्हारा हर एक नेक्स्ट मूव बहुत अच्छे से पहचान चुकी हूँ। तुम्हारा हर कदम मेरी बिछाई हुई बिसात पर ही पड़ रहा है। वो कोई और नहीं, फैंटम थी जो अपनी एक अलग ही जिद और किसी बहुत बड़े खुफिया मकसद की वजह से इस वक्त चील की तरह रुद्राक्ष के उस एक एक कदम पर अपनी खतरनाक नजरें गड़ाए हुए थी। उसका ये माइंड गेम अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाला था।